नमस्कार। राजस्थान फोरम के क्रिएटिव कैनवास लॉकडाउन लाइव सीरीज के ग्रैंड फिनाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान फोरम के चेयरमैन पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और अन्य सभी वरिष्ठ सदस्यों की अनुमति से मैं सालिहा आपके लिए पेश करने जा रही हूँ एक खास परफॉर्मेंस जो कि टर्की के मशहूर पोएट कमाल सुरैया की रचना पर आधारित है। इसे ट्रांसलेट किया है साइंटिस्ट यादवेंद्र पांडे जी। दुनिया का कोई भी कोना हो, इंसानी जज्बात, स्त्रियों के मनोभाव, मानवीय संवेदनाएं एक जैसी ही होती है। इसी बात की खूबसूरत मिसाल भी ये रचना। मैं बात कर रही हूँ आधी दुनिया की, जो पूरी दुनिया में रंग भरती है। चीना हवा की बेटी औरत, जो अपनी मोहब्बत से सदियों से इस कायनात को सींचती आई है, सबकी जिंदगियों को रोशन करती आई है, जिंदगियों में रौनक करती आई है। लेकिन यूं तो जिंदगी किसी के लिए कहती नहीं है, पर आप ठहरिए और सोचिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत की मौजूदगी हमें नजर भी नहीं आती। कभी कभी उसका जाना या उसका प्रस्थान करना भी दिखाई नहीं देता। जी हाँ, तो आपको तय करना है। It's up to you to decide. इसे रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। लीजिए आप सभी के लिए पेश है एक दिन औरत चल देती है चुपचाप डरे। कोई स्त्री रिश्तों को निभाने में सहती है बहुत कुछ मुश्किलें। उसका दिमाग, दिल और रूह तक किसी का निष्ठापूर्वक साथ दिखाने को छेड़ता है। न जाने कितने आघात और झटके दूसरा आदमी आता ही नहीं इसके दिल के बाद। वो आदमियों की तरह तुरंत कर झगड़ा भी नहीं उठाती कि सूप में नमक क्यों कम है। तो कहती है कोई बात नहीं, इतनी मुश्किल है तो इसकी बात कर लेते। और मर्द है कि सबसे ज्यादा इसी बात पर खींचते और आग बबूला होते हैं। बातचीत यूं ही करती जाती है, कभी मैच खत्म होने तक या फिर डिनर या और किसी गैर जरूरी बात के बारे में। स्त्रियां बावली और जिद्दी होती है। जिद्दी और बावली अपने प्रेम को सीने से ऐसे चिपका कर रखती है कि जीवन में प्रेम ना हुआ कोई खूंटी पर टका हुआ सामान हुआ। इसीलिए तो चाहती है तफसील से बातचीत करें और साझा करें अपने दुख दर्द। तब तक आस नहीं छोड़ती जब तक बंदे को समझा न ले और उसके पास बचे न कोई और रास्ता। स्त्रियां देख ही लेती है दूर कहीं कोई उजाला और फूल डालती है अपनी व्यथा का पिटारा। ये सब करके अक्सर उन्हें जवाब क्या मिलता है, अपनी बकवास बंद भी करो। तमाम बातें उसे नाहक चिपचिप लगती है और वो उनकी और से कभी देखता नहीं। इस तरह एक समस्या समाधान के बगैर छोड़कर वो देखने लगता है दूसरी ओर। आदमी को ये एहसास ही नहीं होता कि ये अनसुलझी बात गोली की तरह आएगी और लगेगी उसके सीने में एक दिन। आदमी की निगाह में यदि स्त्री करती है या बार बार दोहराती है एक ही बात, तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि उसकी आस अभी टूटी नहीं है।
आदमी को समझ जाना चाहिए कि उसकी आस अभी टूटी नहीं है और रिश्ता उसके लिए सब कुछ के बावजूद उसे निभाने को आते हैं। चाहती है साथ सुलझा के तमाम बदशक्ल कांटे, चाहती है साथ सुलझा के तमाम बदशक्ल कांटे, और इसी पर है उसका सारा रंग। तो पहले से अब भी करती है खूब प्यार। एक दिन स्त्री चल देती है सबसे अहम तरीके और जाहिर सी बात है कि आदमी इस बात को समझते तक नहीं। बोलती, कुछ शिकायत करती और झगड़ती स्त्री चुप्पी से इस इलाके में प्रवेश कर जाती है। चुप्पी से उस इलाके में प्रवेश कर जाती है जब अंतिम तौर पर टूट जाती है रिश्ते पर से उसकी आस। उसका प्यार हो जाता है लघुनुहार। वो समेटती है अपने साजो सामान सूटकेस के अंदर। वो समेटती है अपने साजो सामान सूटकेस के अंदर, और दिमाग के अंदर वो अपने लिए खरीदती है सफर का टिकट। हालांकि उसका शरीर उनकी बात सब कुछ करता रहता है। सचमुच ऐसी प्रस्थान कर जाने वाली वो इतनी खामोशी से जाती है कि उसकी कोई आहट ही नहीं होती। वो अपना बेलिया बिस्तर ऐसे समेटती है किसी को आने का खबर ही नहीं। स्त्री दरवाजे को खटकाए बगैर निकल जाती है। जब तक सांझ को घर लौटने को स्त्री खोलने को रहती है तत्पर दरवाजा, आदमी नहीं समझता उस स्त्री का आवाज निकल जाती है। फिर रसोई में जो स्त्री बनाती है खाना, बगल में बैठकर जो देखती है टीवी, रात को अपनी रूह के परे धरकर, रात को अपनी रूह को परे धरकर बिस्तर में जैसे तैसे कर देती है, भरेगी वैसी स्त्री है, पर वो स्त्री नहीं है। वो पहले वाली स्त्री नहीं है। स्त्रियों के कातर स्वर से, उनकी झुर्रियों से डरना मुनासिब नहीं, क्योंकि शालीनता और चुप्पी के साथ करती है प्रस्थान। कोई आहट नहीं होती, आहट नहीं होती, आहट दोस्तों देखा है और कीजिएगा, आप भी सोचिएगा, अपने आसपास कोई स्त्री, कोई खामोश स्त्री जो सब कुछ कर रही है, ख्याल रखिएगा कभी उसने प्रस्थान तो नहीं कर दिया। So it's up to you to decide. रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, अचानक ही पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व एक ऐसे संकट में घिर गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी।
और विशेषकर कला से जुड़े हुए लोग तो बहुत ज्यादा आहत हो गए। शुरुआत के दिनों में इस कोरोना काल में थोड़ी सी आश्वस्ति ये रही कलाकारों के भी दिल में कि कुछ दिन का ये संकट है, ये टल जाएगा। लेकिन संकट टला नहीं है और अभी तो सामने कोई नई किरण भी दिखलाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में कला के जो समूह होते हैं, विशेषकर राजस्थान फोरम जैसे समूह, जो कि कला के लिए निरंतर काम करते हैं और जिसमें कलाकारों का एक ऐसे नक्षत्र हैं जिन्होंने सारी दुनिया में काम किया है, जिनका सारी दुनिया में नाम है। ऐसे समय ऐसे संगठनों का, कला संगठनों का ये दायित्व हो जाता है कि वो उन कलाकारों को संबल प्रदान करें, कलात्मक और आर्थिक रूप से दोनों से, जिससे कि उनका हौसला न टूटे। और इसी क्रम में दोस्तों, राजस्थान फोरम ने लॉकडाउन कैनवास थिएटर सीरीज शुरू की। राजस्थान फोरम लॉकडाउन कैनवास थिएटर सीरीज, और जिसके अंदर हम लोगों ने ये कोशिश की कि ऐसे अभिनय से जुड़े हुए ऐसे कलाकारों को मंच प्रदान किया जाए कि जो निरंतर काम करते रहे हैं, और विशेषकर युवा कलाकार जो इस भय से या इस काल से घबरा न जाए। और इसी सीरीज में राजस्थान फोरम ने शुरुआत की बहुत उगम राज्य के पुत्र जो एक बहुत बड़े कलाकार हैं उनसे, यानी लोक नाट्यों से शुरुआत की। इसके बाद में नौटंकी के कलाकार मुकेश वर्मा वो सामने आए, अनिल भागवत रियलिस्टिक एक्टिंग से जुड़े हुए वो सामने आए, दूसरे अभिषेक सामने आए जो युवा अभिनेता हैं, युवा निर्देशक हैं, संजय महावर। और इस तरह एक के बाद एक कलाकार लगातार इस लॉकडाउन सीरीज में, थिएटर लॉकडाउन सीरीज में आते रहे और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन किए। दोस्तों, एक सवाल ये भी बहुत सारे नौजवान साथी मुझसे सवाल करते हैं कि अभिनय सीखने का अर्थ क्या है। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन ही एक अभिनय है। हर एक साथी, हर एक जीवित जो मनुष्य है वो प्रतिदिन अभिनय करता है। और इस बात का ये आप थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप सुबह से अभिनय करना शुरू करते हैं और शाम तक अभिनय करते रहते हैं। शेक्सपियर ने तो कहा था ये सारी दुनिया रंगमंच है और हम इसके कार्यकर्ता हैं, हम इसके अभिनेता हैं। और हमारे यहाँ जो एक महान भरत मुनि हुए हैं नाट्य शास्त्र के प्रणेता, उन्होंने ये भी कहा है कि मनुष्य को जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो रंगमंच कर रहा हो, और एक अभिनेता को ऐसे रंगमंच करना चाहिए, अभिनय करना चाहिए जैसे वो जीवन जी रहा हो। ये इस बात को जो समझ लेता है वो एक अच्छा अभिनेता बन जाता है। ये तो हुई कुछ इस तरह की बातें जिनको हम शास्त्रीय बातें कह सकते हैं। लेकिन आधुनिक जीवन में भी जो युवा साथी, युवक या युवतियां अभिनय सीख रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र उनके सामने पड़ा हुआ है। वो फिल्मों में जा सकते हैं, टीवी में जा सकते हैं, रेडियो पे एंकर बन सकते हैं, सामान्य जीवन में एंकरिंग का काम कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ, अभिनय का सबसे बड़ा गुण, जो जो लोग जो जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो कहना चाहते हैं सर हम आपके साथ एक्टिंग करना सीखना चाहते हैं। मुझे पता है कि उनको आपस में एक आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से बात करना सीखना बात करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभिनय के बारे में अब मैं स्वयं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक बहुत छोटे कस्बे का था और बहुत घबराता था। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आया, जब मैंने अभिनय सीखा, तो फिर मुझे लगा मुझ में बहुत आत्मविश्वास आया। और इसी आत्मविश्वास के चलते
मैंने एक से एक बड़े नाटक किए। मैं केवल निर्देशन किया, जितना भी मुझसे आता था, बल्कि अभिनय भी किया। और अभिनय का मैं एक आपके सामने एक छोटा सा एक प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक नाटक है, हिंदी का एक बहुत बड़ा नाटक है, एक था गधा और सलामत खां। और उस नाटक में मैंने एक पागल नवाब का, एक सनकी नवाब का, एक तानाशाह नवाब का अभिनय किया। और उसका मैं एक संवाद आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ दोस्तों, वो सुनिए। कहना न होगा और न कहा जाए तो कहा जाएगा कि हमने कहा नहीं, और कहीं ना कहीं क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं, और जो नहीं कहना चाहते वो क्यों कर कहेंगे कि मुल्क के लिए किए हैं हमने जो काम वो कहीं ज्यादा हैं उन वायदों से जो हमने दिए थे, जो कि हमारी मजबूरी थी। और आपको जानना चाहिए, और जाने आप सब, कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे जेल की दीवारों को 2-2 मीटर ऊपर उठाया जाना। ये काम इस मुल्क के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पीछे मकसद था हमारा कि काम मिले हमारे मुल्क के ठेकेदारों को, उन बहादुर लफंगे चोरों डाकुओं को जो जेल की दीवारें फाड़ना चाहते हैं। और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार की। ये तो हुई कुछ जिस्म और सेहत से संबंधित बातें। अब हम कुछ रूहानी और लिटरेचर की बातों का जिक्र करेंगे। क्योंकि हमने अपने दरबार में कुछ सोचने समझने वालों को नौकर रख रखा है, वो खास हमारी निगरानी में सोच समझ रहे हैं। इसका जाती तौर पर हमें विशेषकर औरतों को लेकर जो नजरिए और ख्यालात पेश किए गए हैं, उसका जाती तौर पर हमें और मुल्क को भी फायदा हुआ है। लेकिन बावजूद इन अहम कामों के हमारी तस्वीर उर्फ अक्स जो रहना चाहिए जनता के दिल में जितना चमकदार, वो उतना चमकदार नहीं है जितना कि बर्तानिया या दीगर मुल्कों में, जिनके नाम हमको नहीं पता। देखिए, हम एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाम की नजर में हमारा अक्स हमेशा बना रहे, उसकी गर्दनें हमारी शान में हमेशा झुकी रहें, खाना खाते वक्त, नहाते वक्त, गरज के हर वक्त झुकी रहें। जो लोग इतिहास को लिखने के लिए हमारे नौकर हैं, वो नोट करें इस बात को कि आज की तारीख हमारा ध्यान इस बात पर गया और हम फौरन इस मुल्क के विकास में जुट गए। तो भाई, कैसी रही हमारी स्पीच? ठीक है? अरे यार, जरा सिगरेट पिलाओ। दोस्तों, भरत मुनि ने कहा है कि पर काया प्रवेश, एक आदमी, एक कलाकार दूसरी काया के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब वो दूसरी काया में प्रवेश करके वो हो जाता है जो वो नहीं है, यही अभिनय है। और जो भी जितनी सहजता से कर लेता है, इसीलिए हम कहते हैं, हम बड़े अभिनेताओं का नाम लेते हैं, संजीव कुमार का नाम लेते हैं, अरे कमाल का अभिनय करते थे, दिलीप कुमार साहब का नाम लेते हैं, आमिर खान का नाम लेते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं। ये सब कलाकार मूल रूप से कोई और मनुष्य है, लेकिन दूसरे पात्र के अंदर प्रवेश करके उसी तरह का अभिनय करने लगते हैं। हमारे देश में अभिनय की बहुत बड़ी परंपरा है, और राजस्थान फोरम, विशेषकर मैं इसके लिए हमारे श्री संदीप भुतोड़िया जी, श्री विष्णु मोहन भट्ट, श्री सर्वेश भट्ट, आदरणीय भाई साहब सत्यनारायण जी माथुर, प्रसिद्ध अभिनेत्री इला अरुण जी, और कला के क्षेत्र में श्री विद्यासागर जी उपाध्याय, और भी जो संगीता की और दूसरे कलाकार, दूसरे साथी हमारे राजस्थान फोरम से जुड़े हुए हैं, उन सबों का मैं अभिवादन करता हूँ। हमारी जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपरा कुच्चल जी, उनका, और अनीता नायर का जो लगातार इस काम में हमारे साथ रही, उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने उन नए साथियों की तरफ से जिनको इस कोरोना काल में मंच मिला। धन्यवाद। राजस्थान फोरम के इस थिएटर कैनवास लॉकडाउन लाइव में हमने पिछले दिनों लगातार यंग आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस किया, जो अपने अपनी विधा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, जिनका अपना कंटेंट है, अपनी स्टाइल है, अपनी पहुंच है।
कोशिश हमने ये की कि इसके साथ साथ हम पेंटिंग के साथ कुछ स्ट्रक्चर का भी इंट्रोडक्शन दें और फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट की एक झलक भी हम दें और क्राफ्ट के साथ भी हम इसका रिश्ता बना सकते हैं। इतने कम 10 आर्टिस्टों को हमने इस समय में इंट्रोड्यूस किया है। जब आज कोरोना पीरियड चल रहा है, सारे ही लोग अपने घरों में बंद हैं, कलाकार की स्थिति बहुत डामाडोल दयनीय हो रही है, क्योंकि उसका न तो मार्केट है, न उसके लिए कोई आर्ट गैलरीज या आर्ट म्यूजियम या आर्ट कलेक्टर्स आज की तारीख में उसके साथ हैं। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में खासतौर से यंगर जनरेशन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी स्थिति के साथ में जीना पड़ता है और उसमें कुछ लोग जो है वो निकल के बाहर आ रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उनको अगर राजस्थान फोरम ने इस समय में सहयोग किया है तो निश्चित रूप से राजस्थान फोरम का ये कार्य बहुत सराहनीय है और हम आशा करते हैं राजस्थान फोरम इसी तरह से आर्टिस्टों के साथ जो है वो और कई एक्टिविटीज करता रहेगा। आज आज ये समापन है और इस समापन के दौर में मैं उसको समापन नहीं कहूंगा, एक नई शुरुआत की आज जो है वो एक नींव है, तो इसको हम जस्ट एक छोटे से ड्राइंग जो इस बीच में करना चाहूंगा। समय बहुत सीमित है पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन्हें इस कम समय में मेरी अपनी जो एक काम करने की जो स्थिति है या काम करने का एक जो मूड होता है उसको मैं यहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा क्योंकि मेरा सबसे प्रिय मीडियम है ये सॉफ्ट पेस्टल्स और सॉफ्ट पेस्टल्स को मैं कई तरह से पिछले सालों में कर रहा हूँ। कई कलर्स उसके साथ में मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, कोई तरह के वेरिएशन मैंने इंट्रोड्यूस किए, कई सब्जेक्ट को इसके साथ प्ले किया है और बहुत इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इसको प्रदर्शित भी किया गया है। निश्चित रूप से मेरे लिए ये माध्यम नया तो नहीं है पर रोज उसको नया है उस रूप में मैं लेने की कोशिश करता हूँ, तब मैं इसका मजा लेता हूँ कि आज मैं इससे क्या स्थिति तक ले जा सकता हूँ या मेरे अपने भाव को इसे कहाँ तक हम इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं ये कोशिश यही रहती है कि हमेशा कुछ इसके साथ में नई चीज करूं जिसका कि पेंटिंग में मेरा रिफ्लेक्शन आता है और यही पेस्टल की जो एक अप्रोच है वो मेरी पेंटिंग में भी आती है। वैसे तो बहुत आसान सा काम है पेंटिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि आर्ट इज ए प्ले और मैं उसको प्ले के रूप में ही लेता हूँ क्योंकि मैं लाइफ में स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ और उस स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट को मैं इसके साथ में जोड़ता हूँ और मुझे हर माध्यम में क्योंकि मैं बहुत सारे माध्यम यूज करता हूँ इसके साथ में मैं ये पेन कई तरह के पेन है, बाद में वाटर कलर को इसके साथ मिक्स करता हूँ, कलर पेंसिल को इसको मिक्स करता हूँ, जो वाटर कलर सोल्यूबल पेंसिल्स हैं उनको मैं यूज करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो मेरी इसके साथ चलती हैं। तो ये मेरा अपना अंदाज है कि पेंटिंग में भी ऐसे ही करता हूँ। कभी पेंटिंग के साथ में जो है वो ड्राई पेस्टल के साथ में ऑयल पेस्टल भी यूज करता हूँ। तो पेंटिंग में कई जो है वो कई लेयर्स लेता हूँ और लेयर अच्छी नहीं लगती तो सारी लेयर्स को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ नए सिरे से मैं शुरू करता हूँ। तो मेरा अपना एक अंदाज है जिसको मैं करता हूँ और मित्र लोग इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि कई सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें जो है बहुत नए से नया रूप लेने में आनंद भी आता है। तो कोशिश हमेशा कुछ नया करने की रहती है और पुराने को भूलने की स्थिति नहीं रहती। पुराने को मैं कभी भूलता नहीं हूँ क्योंकि वही मुझे आगे का मार्ग दिखाता है और मैं कभी दूसरी स्थिति है मैं कभी अपने काम से संतुष्ट भी नहीं होता हूँ। इसलिए कि अगर मैं अपने काम से संतुष्ट हो गया तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं हमेशा संतुष्ट होता हूँ, संतुष्ट नहीं होता हूँ, इस बीच में चलता हूँ और अगले काम की ओर चला जाता हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत रही है
और कभी समय में नहीं देखता कि दिन है कि रात है, अभी मुझे ये काम करना चाहिए या ये टाइम सही है कि नहीं है। पर हाँ, हमेशा आर्टिस्ट का अपना मूड होता है, अपनी सोच होती है, उसी को वो लेता है, उससे हटके किसी और के आवश्यकता को पूरा नहीं करता। उसी को मैं आर्टिस्ट मानता हूँ। जो दूसरों की आवश्यकता पूरे करने वाले लोग हैं बेचारे, वो अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। और मैं उनको भी जो है वो हमेशा एक विशेष स्थान पर रखता हूँ। अभी आप ये पूछेंगे कि क्या बनाया है, तो वो तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बनाया है उसमें मेरे बहुत सालों की जो है वो एक अप्रोच है, या सालों से जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ उसी में से निकल के आया। पर हाँ, जब कभी मौका आएगा, कोई लंबी वार्ता हो या कुछ होगा, उस समय हम बैठ करके इस पर चर्चा जरूर कर सकते हैं कि आर्टिस्ट क्या करता है। और खासतौर से हमारे जैसे आर्टिस्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो अमूर्तन के साथ जीते हैं, जिनको ये दुनिया बिल्कुल अलग अंदाज में दिखती है, वो ऐसे काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उन काम से हमें क्या मिलता है। आज क्योंकि इस सीरीज का समापन है, तो मैं तो केवल यही चाहूंगा कि आप सबने जो इस सीरीज को बड़े अच्छे ढंग से लिया और कलाकारों को जो आपने आशीर्वाद दिया, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आने वाले समय में और भी जो एक्टिविटीज हो, उसमें आपकी भागीदारी की राजस्थान फोरम हमेशा कामना करता है। राजस्थान फोरम के साथ साथ जो श्री सीमेंट और एवन टीवी ने जो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो सहयोग दिया है, वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कलाकार इन चीजों से ही जो है पोषित होता है, और इन चीजों की कलाकार के जीवन में बहुत अहमियत होती है। संदीप जी ने इस कार्यक्रम को करने के लिए जो आगे चल करके जो अपना रुख दिया और अपने सहमति के साथ में उन्होंने इसको चलाया, तो निश्चित रूप से संदीप जी तो हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमें संदीप जी जैसे एक संस्कृति कर्मी हमारे साथ हैं, और उन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, और हम लोग सभी उनके इस प्रयास को पुष्ट करेंगे, और आने वाले समय में और भी अच्छी एक्टिविटीज के साथ हम करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं शाकिर अली। जैसा कि आपको पता है, इस महामारी के दौर में लोग कितने बेहाल रहे हैं, और अभी भी चल रही है। इस दौर में हमारे राजस्थान में अनेक कलाएं हैं, अनेक विधाएं हैं, उसके जो कलाकार हैं वो भी इससे जूझ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के हमारे संदीप भदौरिया जी जो रहते, तो लेकिन उनकी जो आत्मा है और राजस्थान से जुड़ी रहती है हमेशा। तो राजस्थान फोरम के माध्यम से और श्री सीमेंट के माध्यम से, उनके सहयोग से उन्होंने कुछ ऐसी सीरीज का आगाज किया जो कि जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने नए नए लोगों को, नए नए विधाओं के लोगों को एक मंच दिया, और जैसे सुमरन सीरीज चलाई उन्होंने, दूसरा थिएटर कैनवास लॉकडाउन सीरीज चलाई। उसके तहत
उन्होंने काफी लोगों को मंच दिया, प्लेटफॉर्म दिया, और उससे न सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी की। तो मैं उनकी जितनी सराहना करूं कम है। और जो भी उनके सहयोगी, एवं टीवी ने भी काफी सहयोग दिया, उनके जो लोगों की जो कला थी, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उसको बहुत अच्छे से दिखाया और पब्लिक ने उसका एंजॉय भी किया और उनको टाइम, सब लोगों को उसको बांधे रखा। ये एक बड़ी सफलता रही। और दोनों ही सीरीज इस कदर सफल हुई कि लोगों को मजा आ गया। और हमारे जो ऐसे कलाकार जो जिनके पास कोई काम नहीं था, जो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, जो डेली परफॉर्मेंस करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उनको काम मिला, उनको सराहना मिली और लोगों का दिमाग भी इस महामारी से डाइवर्ट हुआ। तो मैं इसके लिए बहुत बड़ी उनको सराहना देता हूँ, राजस्थान फोरम को। हमारे सर्वेश जी का नाम लेना चाहूंगा। तो उन्होंने, सर्वेश जी ने भी इसके लिए काफी लोगों के साथ भाग दौड़ कर उस दोनों सीरीज को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। और हमारी अपरा कुशल जो हमारी राजस्थान फोरम की सेक्रेटरी हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जितने भी हमारे राजस्थान फोरम के मेंबर हैं, उन्होंने भी अलग अलग टाइम पर जो भी उनको मदद हो सकती थी वो की है। मैं भी एक मेंबर हूँ। उसी हैसियत से आज जो सीरीज का समापन है, मैं अपनी जानिब से और हमारे तमाम राजस्थान फोरम के जो मेंबर हैं उनकी जानिब से, उनके सहयोग से कहना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम हर कोई नहीं करता है और हर किसी के दिल में इतना दर्द नहीं होता। तो दर्द संदीप भुतोरिया जी ने दिखाया और इसको सफल बनाने में और सहयोग करने में पूरा योगदान दिया। तो मैं दिल से उनकी सराहना करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने भी इसी दौर में लॉकडाउन में रहते हुए एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज मेरी 12 मास के ऊपर है। एक पेंटिंग है, ये मेरी सावन के महीने के ऊपर है। और इसी सीरीज को लेकर हर मंथ की मैंने सीरीज 12 पेंटिंग बनाई है, 12 मंथ की। इसको 12 मासा भी कहते हैं हम लोग हमारी भाषा में। इसकी शैली जो है वो कांगड़ा है और कुछ हमने अपने राजस्थान का भी इसमें कुछ डाला है। तो उसका एक सीरीज, एक पेंटिंग मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा अपने देखने वालों को। ये मेरी सावन के महीने की पेंटिंग। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सीरीज हमारी पसंद आई होंगी और मेरी कला तो जो है वो आपके सामने है। वैसे मैं मुगल शैली के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन करता है कि कुछ सीरीज बनाई जाए, जैसे 12 मासा है या राग रागनी सीरीज है, वो मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। और अलग अलग जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको मैं काम करता रहता हूँ। छुटपुटा मीठी मीठी हूँ और हमें गोद में खिलाए माँ। सब कुछ जाने कब का खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ा गया है। साला गीत सुनता हूँ तो याद आती है शिक्षा की चक्की, जिसमें किसकर चुटकी चुटकी टपकते हम मई पर बबू वहां यम तो पास करके रहना है। कितना पुराना सपना साला, और सपने को पूरा करने की खातिर क्या तो किया, ये पूछी कि क्या कुछ नहीं किया। हाई स्कूल पास करते ही देहात से जो दौड़ लगाई तो सीधे शहर आकर सांस ली। न रहने का ठिकाना न रोटी का, फिक्र को मारी गोली और स्टेशन के मुसाफिर खाने को अपना दौलत खाना बनाया। चला चबेला करके दिन गुजारे, पैसे उधार मांगे, छोटी मोटी चोरियां की, 6 जनों तक भीख मांगी। ये ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। प्लेटें मांगी, हमाली की, अखबार बांटे, एक प्रोफेसर के बच्चों की देखभाल की और दूसरे के यहाँ बिना नागा सरकारी दूध की बोतल की बंदी पहुंचाई। तुलसी की किसकी डाली नहीं पकड़ी।
कॉलेज के क्लर्क को प्रिंसिपल की गद्दी पे बैठाकर फीस ना दे पाने की वजह से नाम न करने को टाला। वह पियोन जी के चरण छूकर लाइब्रेरी में देर तक बैठकर पढ़ने की जुगत जराई। लक्ष्य सिर्फ एक ही रहा, इस दुनिया से कूच करने से पहले एमए पास करना। लक्ष्य सिर्फ एक ही रहा, इस दुनिया से कूच करने से पहले एमए पास करना। न लड़कियों को आंख पीट कर देखा, न सीटियां बजाई, न बोलियां बोली, हाथ से दो दो बेंचें भी थी, लेकिन और लड़कों की तरह बेंचों का बैंड बजा के जैसे नहीं मनाया, जबकि ये भी सही है कि हाथ बराबर को लुढ़ाया किए। अपने से कहा बच्चों, एमए पास होने तक मुंह पर था। एमए पार्ट 2 का साल कैसे बीता साला, या तो हम जानते या ऊपर वाला। पेपर देकर आया, लेकिन दिल की धड़कन न रुके साली। और एक दिन रिजल्ट आया, पास उत्तीर्ण थर्ड क्लास में। थर्ड तो थर्ड ही सही, एमए तो पास करके रहे। कितनी बड़ी कीमत चुकाकर, कितनी मेहनत के बाद महिपत बबरू वाहन एमए। थर्ड क्लास की बराबरी फर्स्ट क्लास से जूटी। टैक्स के पैसों से मैं दोस्तों के सिनेमा देखा। थर्ड क्लास का जिक्र नहीं किया, लेकिन बेचारों को बेकारी हंसना पड़ता। रात को सोते वक्त तय किया, दृढ़ निश्चय किया कि मालिक से कल 10 रुपए की बढ़ोतरी मांगूंगा ही मांगूंगा। इतने साल हो गए काम करते, आज तक बढ़ोतरी के बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो बढ़ोतरी मेरे को मिलनी चाहिए, इतनी ईमानदारी से काम किया है और उसने एमए पास कर लिया है। तो अगले दिन मन में रखता हुआ डरता डरता ऑफिस गया। ईश्वर भाई एक खबर है आपके लिए, एक ताजा समाचार, मैंने एमए पास कर लिया है। नहीं डिवीजन वही रॉयल, तरक्की की दरकार थी, नहीं ज्यादा नहीं, 10 रुपए अगर मिल जाती तो। इतने साल मैंने आपके यहाँ काम किया है, कभी कोताही नहीं की। ईश्वर भाई कौन? महिपत? हाँ महिपत, कहो कैसे हो जी? वो कौन जाता रहा? देखो भाई एडवांस वगैरह ये सब तो नहीं मिलेगा। नहीं वो जाता नहीं था ईश्वर भाई, रिजल्ट आया है, पास हो गया। हाँ एक खबर थी तुम्हारे लिए, बैठो बैठो वहीं पर। नहीं ईश्वर भाई ठीक है खड़ा हूँ। नहीं खड़े कैसे हो? अब तुम जूनियर नहीं है, सीनियर हो गए, एमए पास किया है ना तुमने। हाँ 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 खबर खबर सुनो खबर। कल ट्रस्टियों की मीटिंग हुई थी, तुम्हारा जिक्र आया, मैंने चर्चा की, मैंने बताया कि तुमने एमए पास कर लिया है, सबने तुम्हारा अभिनंदन किया। फिर अपनी ये संस्था ठहरी आदर्शवादी, तो ये नोटिस देकर तुम्हारी सेवा है तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए, ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से। ठीक, हाँ नौकरी तो अब तुम्हें कहीं भी मिल जाएगी वहीं पर। अब तो तुम एमए पास हो, तनख्वाह भी कहीं ज्यादा मिलेगी। तुम्हारे लायक काम यहाँ कहाँ है? चाय पियोगे? नहीं, बैठो। नहीं, अच्छा ठीक है। तरक्की दरकिरार, बेकारी का शिकार हो गया। एमए पास करने का पहला इनाम, मेरा वेतन बढ़ाने का सवाल तय किया गया, मेरे को नौकरी से निकाल कर। समझ में नहीं आ रहा था कि साले फंसे या हो गए। महिपत बबलू वाहन एमए बेकार बेकार। ईश्वर भाई बैठ जाओ। अरे कैसे बैठोगे वहीं पर? अब तुम चलो, चलते रहो, चलो चलो चलो। हाँ और इस तरह महिपत बबलू अगले 2 घंटे स्टेज पर इसी तरह से जद्दोजहद से उलझते हुए आगे का कार्यक्रम करते रहे, जब तक कि पर्दा नहीं गिर गया। नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान फोरम सुधीर भदौरिया जी और सर्वेश भट्ट जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन में कलाकारों को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छी एक श्रृंखला की स्थापना की और शुरुआत की, थिएटर कैनवास। उसमें थिएटर के आर्टिस्टों को उन्होंने न केवल मनोबल प्रदान किया, आर्थिक रूप से भी संभाला और पेंटर्स भी आए। और आज कहा गया है कि हम लोग जिन्होंने लोगों को सेलेक्ट किया था वो भी कुछ अपनी यादों को शेयर करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी यात्रा रविंद्र रंगमंच से हुई थी।
तो आज की शाम जो है वो मैं रविंद्र मंच को डेडिकेट करती हूँ। राम निवास पार्क का वो रविंद्र मंच, कचौड़ी बेचने वाला जो चला जाता है, जब तक खुलता नहीं है तो हम लॉन में बैठे रहते हैं, और उसमें से उभरते हुए मुझे दिखाई देते हैं मोहन महर्षि, पिंटू कपूर, वासुदेव सिंह और बहुत सारे भारत भार्गव, मेरा अजीज दोस्त देवेंद्र मल्होत्रा। क्या वो युग था और कैसे कैसे नाटक हुए। मैंने मोहन महर्षि के 3 नाटकों में भाग लिया था। उसमें था शुतुरमुर्ग, आषाढ़ का पहला दिन और आजाद का एक ख्वाब। बिजू जी के साथ भी कॉमेडी की थी, महेश रानी के साथ एकांकी भी की थी। पर ये जो नाटक था जो दिमाग पे छा गया, उस वक्त जो प्रयोग किया कि रविंद्र रंगमंच की छत पर आषाढ़ का पहला दिन मोहन राकेश जी का जो नाटक है उसे मंचित किया मोहन महर्षि ने। मैंने छोटा सा रोल किया था प्रेम मंजी का, पर वो मेरे दिमाग पे छाया ना, तो क्यों ना मैं रविंद्र रंगमंच को, जहाँ की ग्रीन रूम की मेरी यादें बहुत ज्यादा है, स्टेज की बहुत ज्यादा है, रामनिवास बाग की है, आज मैं आपको वही ले चलती हूँ और कुछ क्षण हम जीते हैं। अब मैं लकी हूँ कि मेरा भाई कुसुम पांडे, उसका बहुत अच्छा घर है अलीबाग में, उसके पास वो सब लोकेशन है जिसका जिक्र किया गया था, तो मैंने लिबर्टी ली और हम आज ही रीडिंग को भी आउटडोर ही करें। चलिए मेरे साथ और रीडिंग करते हैं आषाढ़ के पहले दिन, आषाढ़ का पहला दिन। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की पत्रिकाएं भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी जुड़ा गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आए हैं। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़े रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम बोलती क्यों नहीं माँ? तुमने पहले से निकाल करके वस्त्र रख दिए, तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज वंचित रह जाती। चारों ओर मेघ घिराए, मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा में उड़ गया, बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, आकर तुम्हें बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। बोले रे पपीहरा एक मन प्यासा, एक मन तरसे। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और सपने की तरह चित्रमय, मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मोड़ दूं। मेरा तो शरीर भी झुक रहा है माँ, मेरा तो शरीर भी झुक रहा है। कितना पानी वस्त्रों ने पिया है। ओ शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श, हाँ आज से क्षण कभी नहीं हो सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वो सौंदर्य स्पर्श होती हुई मानसर हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों की सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है मैं इस तरह से चुप क्यों हूं? पर काम तो तुम हमेशा करती हो, परंतु हर समय चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बातें करो, कुछ भी करो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या यूं कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष स्थान मैं पटक दूं, या ये कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहती हुई तुम अकेली होती हो,
कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पी लूंगी दूध में बाद में। तुम इतनी गंभीर क्यों माँ? नहीं, पहले मुझे बताओ। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं? मुझे तो अभी भी अपने में बरसती बूंदों में पुलकों का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सींच रहे हैं। तुम बताती नहीं क्यों माँ? ऐसा करूंगी तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा में ऐसी धारा, तो ये था पहला अंश जहाँ मल्लिका भीग करके आती है, और कालिदास के 7 बारिश में भीगने के बाद उसका रोम रोम रोमांचित होता है। और मैं इसके बाद आपको आखिरी का वो दृश्य बताऊंगी जब मल्लिका टूट चुकी। आषाढ़ का पहला। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि कहीं जाकर के तुम शासन का भार संभाल लो।